हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का क्लास है आपका हिंदी का, ठीक है, जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और ये आपका हिंदी का पहला क्लास है, आपका फर्स्ट क्लास है आपका हिंदी का। और इसके पहले हमने आपका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था इसके पहले वीडियो में, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपके। तो इसमें मैंने बताया था कि आपके थियोरेटिकल पार्ट्स भी हैं कुछ, और आपके ग्रामर तो पूरा दिया है, ठीक है। और इसमें ग्रामर आपका दिया है, पहले आपका थियोरेटिकल पार्ट दिया है, उसके बाद आपके ग्रामर दिया है। तो पहले हम थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला चैप्टर लिया गया है आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का क्या आपके जो लेसन है या अध्याय, इसका नाम है आपका कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग को सुनना व याद करना। मतलब इसमें 3 टॉपिक है आपके, कहानी, लोक कथा और आपका रोचक प्रसंग, ठीक है। इन्हीं 3 टॉपिक को इसमें पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में आप इस लेसन में आपका हिंदी के, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपका कहानी का किसे कहते हैं, कहानी का अर्थ क्या है, फिर कहानी का महत्व क्या है, ठीक है। ऐसे ही लोक कथा का सेम, लोक कथा का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है। और सेम वैसे ही रोचक प्रसंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताएं जानेंगे। तो 3 टॉपिक इसमें आपको कवर करना है इस चैप्टर में आपका। तो आइए ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके कहानी के बारे में। तो इसका परिभाषा देखेंगे आपका कहानी का, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य जानेंगे, कहानी के उद्देश्य क्या है। फिर आपके अच्छी कहानी के गुण क्या होते हैं ये जानेंगे, ठीक है। फिर कहानी का महत्व क्या है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 2 से 3 4 4 लाइन का है महत्व विशेषताएं, क्योंकि 2 नंबर में ही पूछता है, तो 4 लाइन मैक्सिमम है। और आपके कहानी शिक्षण की विधि, या मतलब कहानी कहने का तरीका क्या क्या होता है, वो बस तरीका जानेंगे, बाकी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा चीज़ों को। तो ये तरीका है आपका, 5 तरीके बताया गया है, ठीक है। और कहानी सुनते समय ध्यान योग्य बातें क्या क्या होती है ये पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लोक कथा। इसमें भी इसका अर्थ पढ़ेंगे आपका लोक कथा का। फिर आपका यहाँ विशेषताएं पढ़ेंगे, और फिर आपका कहानी तथा लोक कथा में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे। और उसके बाद से आपका थर्ड टॉपिक है आपका रोचक प्रसंग श्रवण, ठीक है। इसमें भी इसका अर्थ जानेंगे आपका, और उद्देश्य क्या होता है रोचक प्रसंग का, और आपका रोचक प्रसंगों के प्रकार क्या होता है, ठीक है, जो आपका लिखित होता है और अलिखित होता है। फिर परिचर्चा क्या होता है, परिचर्चा, ठीक है, ये देखना है, इसका अर्थ देखना है। फिर परिचर्चा की विशेषताएं देखना है। फिर परिचर्चा की आवश्यकता क्यों है, महत्व देखना है, ठीक है। और परिचर्चा के अनिवार्य भाग, मतलब कौन कौन से अंग होते हैं, और परिचर्चा का विषय क्या होता है ये देखना है, ठीक है। और परिचर्चा के लाभ क्या है, इसको जानना है। तो ये आपका 4 टॉपिक है, परिचर्चा भी इसमें इंक्लूड हो गया है। ये चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल है उस पर ऐड हो जाइए, जो है आपका ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये है आपका @DLED स्टडी क्लासेस, ठीक है। इस पर आपके फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये जो भी आपकी क्लास चलता है तो इस पर ऐड हो जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, ठीक है। और आपका परिचर्चा भी है, 4 टॉपिक लिए गए हैं इसमें। तो पहला स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। तो कहानी की परिभाषा देखेंगे। तो आपके चार्ल्स वेरेट के अनुसार इनका ये क्या देते हैं, कहानी का परिभाषा ये है, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। ये कहते हैं जो कहानी होता है वो लघु वर्णनात्मक होता है, मतलब कम समय में चीज़ों को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और ये जो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, ठीक है। और इसको कलात्मक रूप में हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ये कहानी का परिभाषा है। और देखिए इसको अच्छे से मतलब विश्लेषण किया जाए इस परिभाषा को, तो क्या निकल के आता है कहानी के बारे में। तो देखिए कहानी में जीवन की वास्तविकता होती है, जो भी कहानी कही जाती है
वो मतलब रियलिटी पे बेस होती है। दूसरा देखिए, कहानी में घटना या भावनाओं की प्रधानता होती है, मतलब कि जब भी हम कहानी कहते हैं तो वहाँ जो हमारी भावनाएं होती हैं, इमोशन होते हैं, उसका समावेश होता है और घटना जो घटित हो चुकी है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है, कहानी में वास्तविकता एवं कल्पना दोनों हो सकती है, मतलब आपका वास्तविक भी हो सकता है और इमेजिनेशन, आप कल्पना शील भी हो सकता है आपका कहानी। ठीक है, अब देखें कहानी के उद्देश्य। ठीक है, कहानी सुनने के उद्देश्य क्या है? तो कहानी श्रवण के उद्देश्य। ठीक है, कहानी सुनने के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानी शैलियों, जीवन दर्शन आदि से परिचय कहानी कराना। हम क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से हम क्या करते हैं, छात्रों में विभिन्न प्रकार के जो भी शैलियाँ हैं आपके, उसको डेवलप करते हैं और जीवन दर्शन को हम परिचय, जीवन जो भी लाइफ में चीज़ें चलती हैं उसको हम उसके माध्यम से हम सिखाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है? छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है। कहानी के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्य मतलब अच्छे मूल्य, जैसे कि किसी की बड़ों की आदर करना। ठीक है, मतलब कि खुद को नैतिक विकास करना, मतलब कि चारित्रिक विकास करना आ जाता है इसमें, अच्छे गुणों का विकास करना। फिर छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। जब हम कहानी कहते हैं तो बच्चे सुनते हैं, ठीक है, और उसको याद याद रखते हैं, तो ऐसे उनकी जो स्मरण शक्ति होती है उसका भी विकास होता है। फिर कल्पना भी करते हैं, वो इमेजिनेशन करते हैं, जो भी उनको सिखाया जा मतलब बताया जाता है, सुनाया जाता है, उसको फिर से सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जैसे हम कहानी कहते हैं तो बहुत सारे शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बच्चे नए नए शब्दों को सीखते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बच्चे क्या करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अपने 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 चीज़ों के बारे में, अपने ओपिनियन के बारे में शेयर करते हैं, किया जाता है आपका विशेषता। फिर आएगा अच्छी कहानी के गुण, मतलब कि किस कहानी को हम अच्छा कहेंगे, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए गुण, जिस कहानी को हम अच्छा कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस कहानी को हम अच्छा कहते हैं। तो है आपका कहानी की विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, मतलब कि अब बच्चे को, किस लेवल के बच्चों को आप कहानी सुना रहे हो उनसे संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे को सुना रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग कहानी होनी चाहिए। ठीक है, बड़े को सुना रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक अच्छी कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट, उत्सुकता प्रधान व सार गंभीर होता है। मतलब जो भी कहानी होगी इसका शीर्षक होगा, मतलब छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे ऊब जाते हैं। और दूसरा स्पष्ट होनी चाहिए ना, क्लियरिटी होनी चाहिए। और उत्सुकता मतलब कि बच्चे उसको सुनने के लिए उत्सुक रहें। ठीक है, और सारगंभित होता है। ठीक है, तो ये कहानी की विशेषताएं हैं, गुण हैं जो होना चाहिए कहानी में। कि कहानी का महत्व है क्या है, मतलब कहानी हम क्यों कहते हैं, क्यों सुनाते हैं उसका। तो आइए देखते हैं। कहानी सुनाने से छात्रों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, मतलब कि कहानी के माध्यम से बच्चे अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखते हैं, जो वो नहीं जानते हैं उसके बारे में भी सीखते हैं, तो ऐसे उनके जनरल नॉलेज इन्हेंस होता है, मतलब वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्पना एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अभिवृद्धि होती है, मतलब वृद्धि होती है। तर्क मतलब रीजनिंग कर पाते हैं, विवेक मतलब बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, संकल्पना मतलब जो भी कंसेप्ट रहते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, और कल्पना शक्ति का विकास होता है, मतलब इमेजिनेशन पावर उनका बढ़ता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, कहानी द्वारा बच्चों में क्रमिक रूप से बोलने तथा तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति विकसित होती है। ठीक है, और क्या होता है आपका नेक्स्ट, कहानी द्वारा बालकों में क्रमिक रूप से बोलने तथा तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति विकसित होती है, मतलब कि वो क्रमिक रूप से बोलने में उनके हेल्प करता है। फिर तर्क करने में मदद करता है आपका। ठीक है, और आपका जो विचारों में, मतलब तार्किक विचारों में उनका शक्ति का विकास होता है कहानी के माध्यम से। फिर देखिए,
कहानी से बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, ठीक है, याद करने का शक्ति उनके अंदर आती है। फिर आपकी कहानी शिक्षण विधियाँ, मतलब कहानी को किस किस माध्यम से हम कह सकते हैं, किस किस तरीके से हम कह सकते हैं। तो कहानी शिक्षण के द्वारा छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास किया जाता है, जो अभी ऊपर बात हुआ है। तो कहानी कैसे हम कह सकते हैं, पहला है आपका वार्तालाप विधि द्वारा। वार्तालाप मतलब कन्वर्जेशन, मतलब एक दूसरे से बात करके, ठीक है। दूसरा है चित्र विधि द्वारा, चित्र के माध्यम से भी हम कहानी कहते हैं। जैसे कभी बच्चों का आप बुक देखे होंगे, उसमें ज़्यादा आपका इमेज वगैरह मतलब चित्र बना रहता है, और चित्र के माध्यम से मतलब कहानी उसमें दिखाई गई होती है। फिर दूसरा है आपका प्रश्नोत्तर विधि, मतलब क्वेश्चन आंसर के द्वारा भी हम करते हैं। और फोर्थ है आपका कहानी कथन विधि, मतलब कहानी कोई कह रहा है और हम सुन रहे हैं, वहाँ से भी होता है। और गहन अध्ययन विधि, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हम तो कुछ समझते भी हैं, तो ये सब कहानी के माध्यम है जिसके द्वारा मतलब कहानी किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कहानी शिक्षण की विधियाँ, किसी 2 विधियों का नाम दीजिए, तो आपको याद रखना है। या फिर पूछ लेगा कि कहानी विधि में चित्र विधि क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कहानी सुनते समय ध्यान देने योग्य बातें, मतलब कहानी आप सुन रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना होगा, वो है। तो पहला है आपका कहानी सुनते समय उचित हाव भाव का भी प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब कि सुनाते समय है, अगर कोई आपको कहानी सुना रहा है तो जो सुनाने वाला है उसको बस अपने मतलब शब्दों से ही नहीं व्याख्या करनी पड़ती है, अब उनके हाव भाव, मतलब हाथों से, फिर मतलब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको क्या करनी पड़ती है, प्रदर्शन करना पड़ता है। तो चीज़ें और रुचिकर होती हैं और बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। दूसरा है आपका कहानी सुनते समय बीच बीच में प्रश्न, बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि उनकी एकाग्रता एवं विषय वस्तु की अधिग्रहण का मूल्यांकन किया जा सके। अगर हम बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पता चलेगा कि बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या चीज़ों को कहाँ तक समझ पाए हैं। इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन भी करना चाहिए कहानी सुनाते समय। तो ये तो आपका कहानी का महत्व हो गया, परिभाषा हो गया, विशेषताएं हो गया, ठीक है, क्या कहानी करते टाइम योग्य बातें होती हैं जो जाननी चाहिए आपको, ये सब हुआ। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका लोक कथा, ठीक है। तो इसका हम अर्थ जानेंगे, फिर आपका लोक कथा होता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लोक कथा शब्द लोक एवं कथा 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लोक उस साधारण जन समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जो परंपरागत रीति नीति के अनुसार जीवन निर्वहन करते हैं, ठीक है। लोग मतलब लोग होते हैं जो आपके, ठीक है, लोगों का समूह होता है जो किसी परंपरागत रीति के साथ जीवन को अपना क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। कथा शब्द का साधारण अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह जो कहा जाए, ठीक है। कथा का मतलब होता है जो कहा जाता है, ठीक है। और लोक कथा मतलब लोगों के बारे में, मतलब लोगों को रियलिटी पे बेस होता है आपका। जो लोक कथा होता है आपका रियलिटी पे बेस होता है, आपका वास्तविकता पे होता है, ये आप इमेजिनेशन पे नहीं कहते हैं। कहानी आपकी जो होती है वो दोनों पे हो सकती है आपकी, वो आपकी रियलिटी भी हो सकती है, आपका इमेजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, कहने का मतलब है। लेकिन जो लोक कथा होता है ये आपके लोग जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं लोगों के साथ या लोगों ने जो किया है उसके बारे में बताया जाता है, तो ये आपका लोक कथा होता है, ठीक है। किसी भी जाति की प्रचलित लोक कथाएं उस जाति की विशेष का इतिहास होता है, मतलब किसी अगर लोक कथाएं बता रहे हैं तो उन लोगों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, मतलब वो वास्तविकता पे होता है और उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो ये लोक कथा और आपके जो कहानी है उसमें बेसिक अंतर है, ठीक है। अब लोक कथाओं की विशेषताएं देखते हैं। तो लोक कथा में प्रेम का अलौकिक पुट स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। अलौकिक प्रेम देखने को मिलता है लोक कथा में। नेक्स्ट है आपका लोक कथा उत्सुकता की भावना से भी परिपूर्ण रहता है। इसमें मतलब जो भी लोक कथा सुनता है उसके अंदर उत्सुक रहता है सुनने का। मुख्यतः लोक कथाओं का अंत सुखांत होता है, मतलब इसका जो भी अंत होता है कहानी, मतलब जो भी लोक कथा उसका सुखांत होता है, मतलब कि हैप्पीनेस से भरा होता है, मतलब खुशी से भरा रहता है, ठीक है।
तो ये आपका लोक कथा है। अब देखेंगे लोक कथा और कहानी में अंतर क्या है, ये आपको पूछ लेगा एग्जाम में। तो यहाँ कहानी दिखाया गया है आपका लोक कथा। तो कहानी क्या है, कहानी तत्वों एवं शैलियों में बधी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना होती है। मतलब कहानी आपका लिखित होता है, ठीक है। कहानी का स्वरूप क्या होता है, लिखित होता है। ये क्या है, लोक कथा जन साधारण में प्रचलित दंत कथाएं हैं। दंत कथाएं मतलब कि कहे, मतलब ये लिखित नहीं है, लोगों के द्वारा कही गई है, ठीक है। वो जैसे कि कोई दूसरे लोग दूसरे से कहते हैं, फिर वो किसी और से कहते हैं, ऐसे वो चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब ये दंत कथाएं होती हैं, मतलब किसी के द्वारा कही गई होती हैं, ये लिखी गई नहीं होती हैं, ठीक है। ये इनका स्वरूप लिखित होता है कहानी का। इनका क्या होता है, लोक कथाओं का स्वरूप प्रायः अलिखित होता है, जो लगभग एक दूसरे से सुनकर ही जीवित रहता है। मतलब लोक कथा लिखित नहीं मिलती है, ये लोगों के द्वारा मतलब कही जाती है, तो वो चलती रहती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था आपके कहानी और लोक कथा में। अब तीसरा टॉपिक है आपका रोचक प्रसंग श्रवण, ठीक है। ये क्या होता है, रोचक प्रसंग क्या होता है, श्रवण मतलब सुनना। तो जो रोचक प्रसंग को सुनना ही आपका रोचक प्रसंग प्रसंग श्रवण कहलाता है। तो अब देखते हैं रोचक प्रसंग है क्या। तो यहाँ अर्थ बताया गया है आपका रोचक प्रसंग का। क्या है, बालकों में श्रवण एवं स्मरण की प्रवृत्ति के विकास के लिए कक्षा में विषय से संबंधित रोचक प्रसंगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहा है और कोई तथ्य आपको कंसेप्ट समझ में ना आए, तो टीचर क्या करता है, उससे संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से बच्चों को चीज़ें अच्छे समझ में आने लगती है। वही आपका रोचक प्रसंग कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। किसी पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करने या पुष्ट करने के लिए उस विषय से संबंधित या भाव साम्य वाली, उससे मिलती जुलती जो बात या घटना शिक्षक बालकों को सुनाता है, उसे प्रसंग या रोचक प्रसंग कहा जाता है। कहना मतलब वही है, जो चीज़ें, जो कंसेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए उसी से संबंधित कुछ कुछ किसी और बात को बताना, जिसे बच्चे अच्छे से कोरिलेट कर लें, वो आपका क्या कहलाता है, रोचक प्रसंग कहलाता है, ठीक है। अब कि इसका उद्देश्य क्या होता है रोचक प्रसंग का, क्या है, अपनी बात या पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंगों को सुनना, ठीक है। नेक्स्ट, नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। नीरस पाठ मतलब कि अगर कोई चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग नहीं है, तो टीचर इसकी मदद से चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका रोचक प्रसंग का यूज़ करता है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग शब्दों का, उससे मिलते जुलते शब्दों का यूज़ करता है, उससे जो भी कहानी है या कुछ भी आप डिफाइन कर रहे हो, उससे संबंधित चीज़ों से वहाँ रूबरू कराता है, जिससे जो चीज़ें होती हैं इंटरेस्टिंग हो जाती है। वही आपकी रोचक प्रसंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। इससे क्या होता है, आपकी जो अभिक्षमता होता है उससे आपका अभिव्यक्ति का वो विकास होता है। अब देखिए रोचक प्रसंगों के प्रकार, ठीक है। एक आपका लिखित होता है और आपका एक अलिखित होता है। तो लिखित में मतलब कि जहाँ आपके बुक्स वगैरह में लिखे गए हैं, आप उसका यूज़ करके बच्चों को समझाने में मदद ले पा रहे हैं, तो वो आपका लिखित हो जाएगा। और दूसरा अलिखित होता है। अलिखित में आप अपने मन से चीज़ों को मतलब ऐड कर रहे हैं अपने तरफ से, मतलब वो बुक से नहीं लिया गया है। आप अपने मतलब अपने दिमाग का यूज़ करके वहाँ पे बच्चों को ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो समझ में आ जाती है, उससे संबंधित चीज़ें, तो वो आपका अलिखित में आ जाता है। और लिखित में आपका बुक से लिया गया। जैसे शिक्षक जब रोचक प्रसंग के लिए पाठ्य पुस्तक से भिन्न पुस्तकों, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि से सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो आपका लिखित सामग्री श्रेणी में आता है। कहने का मतलब है, जब टीचर चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब रोचक प्रसंग को कहाँ से लेता है, आपके कभी कभी बुक से ले लेता है, आपके विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से, अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं से लेता है, तो वो आपका लिखित सामग्री में आता है आपका रोचक प्रसंग, ठीक है। दो टाइप्स का होता है। फिर दूसरा है आपका अलिखित सामग्री, ठीक है। शिक्षक जब अपने तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए किसी घटना, कहानी या लोक कथा को प्रासंगिक रूप प्रस्तुत करने के लिए उसे अलिखित रोचक प्रासंगिक सामग्री की श्रेणी में रखता है। मतलब कि अपने मन से यूज करता है चीज़ों को समझाने के लिए, तो आपका अलिखित सामग्री में आता है।
तो अब 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब चौथा लास्ट है आपका परिचर्चा। इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका परिचर्चा क्या है। परिचर्चा के अंतर्गत पहले से दिए गए विषय पर अपने विचार प्रकट करना और दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त करना, ये आपका परिचर्चा कहलाता है। मतलब किसी भी टॉपिक पे अपनी अपनी ओपिनियन देना, फिर दूसरों को ओपिनियन को सुनना, ठीक है, फिर समझना बातों को, ये आपका परिचर्चा कहलाता है। ये कि देखिए और क्या है। कक्षा कक्ष परिचर्चा में प्रत्येक छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा पाठ्य वस्तु से संबंधित विचारों को कई छात्र एक साथ व्यक्त करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन रखता है, ठीक है, और फिर दूसरे के ओपिनियन को सुनता है, ठीक है, छात्र स्पेशली छात्र। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं परिचर्चा के माध्यम से। पहला है, परिचर्चा में शिक्षार्थियों के समूह में परस्पर अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब परिचर्चा होगा तो लोग एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो उनमें क्या होता है, वो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। मतलब किसी का ओपिनियन अच्छा लगा तो दूसरे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया मतलब एक वार्तालाप, एक दूसरे से मतलब कि बातों को जानना, ठीक है। नेक्स्ट है, परिचर्चा द्वारा विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उसका प्रभाव उनकी सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं पर पड़ता है। मतलब कि जो परिचर्चा में विद्यार्थी जो कुछ सीखता है उसका प्रभाव उनके जो भी समाज में चीज़ें होती हैं उस पर इफेक्ट डालता है। फिर जो उनके संवेगात्मक विकास है उस पर इफेक्ट पड़ता है। संवेगात्मक विकास जैसे आपका क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब आपके संवेगात्मक में आते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष परिचर्चा शिक्षण में शिक्षार्थियों की सहभागिता का उपयोग उनके व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। मतलब परिचर्चा कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाता है। कक्षा में जो आपकी परिचर्चा किया जाता है उसमें जो आपके स्टूडेंट होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी भी सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका परिचर्चा का विशेषताएं हैं। इसका महत्व देखिए, परिचर्चा का महत्व क्या है। अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। अभिव्यक्ति मतलब अपने शब्दों को, अपने भावों को व्यक्त करना, ये आपका अभिव्यक्ति होता है, इसका विकास होता है। दूसरा, श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास होना। श्रवण कौशल मतलब सुनने का क्षमता का विकास होना। अगर आपका वहाँ परिचर्चा होगा तो आप दूसरे के बातों को सुनोगे तो ऐसे आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट, कथन में उचित धारा का प्रवाह। आप दूसरों से चीज़ों को सीखोगे, वो अपनी बातों को कैसे रख पा रहा है, जिससे कथन में उचित धारा का विकास होता है। और नेक्स्ट है, संप्रेषण में सहायक। संप्रेषण मतलब क्या, कन्वर्सेशन। आप संप्रेषण मतलब कि आप बातों को आपका प्रेषित करना, तो इसका भी विकास होता है आपका परिचर्चा के माध्यम से। और नेक्स्ट है आपका संकोच की समाप्ति में सहायता। बच्चे में जो हेजिटेशन होता है, संकोच होता है, जिससे बच्चे अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो लेकिन परिचर्चा के माध्यम से वो अपने जो उनके अंदर संकोच होता है वो समाप्त होने लगता है। नेक्स्ट है आदर्श वाचन की योग्यता। आदर्श वाचन मतलब कि अच्छे जो आप वाचन मतलब बोलने से संबंधित है, तो जो चीज़ें बोलेंगे वो आदर्श होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि परिचर्चा के अनिवार्य भाग। मतलब कि परिचर्चा में कौन कौन लोग होते हैं, तो आपके शिक्षक होते हैं। ये आपकी परिचर्चा जो शिक्षण के दौरान कराई जाती है स्कूल में, उसकी बात की जा रही है, तो उसमें शिक्षक होंगे, शिक्षार्थी होंगे, फिर जो समस्या होगा जिससे परिचर्चा किया जा रहा है तो समस्या भी होगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा कि जो भी समस्या पे बात हो रही थी तो क्या उस समस्या सॉल्व हो चुका है कि नहीं हो चुका है, वो आपका मूल्यांकन कहलाता है। तो ये आपके 4 अंग होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ भी लेगा कि परिचर्चा के अनिवार्य अंग क्या है या भाग क्या है, तो ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। परिचर्चा के विषय मतलब कि हम परिचर्चा किस किस तरह से, मतलब किस टॉपिक पे कर सकते हैं, तो ये है आपका परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा। परिवेशीय मतलब कि उस टाइम क्या आपके कंडीशंस हैं उस पर। फिर सामाजिक घटनाओं पर आधारित, फिर समाज में चीज़ें क्या चल रही हैं उस पर हम परिचर्चा कर सकते हैं। फिर आपका अनुभव
अनुभवों पर आधारित, ठीक है। अनुभव मतलब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव होता है, वो अपने ओपिनियन को रखता है, तो इस पे आधारित पर चर्चा हो सकता है। फिर दृश्य वर्णन, आपने किसी घटना को देखा है अपने आंखों से, तो उसको आप बता सकते हो, ठीक है। दृश्य मतलब देखने के बाद जो चीज़ें आपके अंदर समझ में आई है उसके उसके द्वारा। फिर यात्रा वर्णन, अगर आप कहीं यात्रा पे गए हो, क्या क्या चीज़ों को आपने देखा है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपका होता है घटना वर्णन, किसी घटना के बारे में आपको बताना, ठीक है। तो ये था आपका परिचर्चा का विषय कि आप किस किस टॉपिक पर चर्चा कर सकते हो। अब है आपका परिचर्चा के लाभ, इससे लाभ क्या होता है। तो छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है, अभिव्यक्ति मतलब अपने भावों को व्यक्त करना, इसकी मदद माध्यम से होता है आपका। नेक्स्ट है छात्रों और अध्यापकों और छात्रों में अच्छे संबंध विकसित होते हैं। जब परिचर्चा होता है तो वहाँ आपके जो टीचर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और आपके छात्र भी रहते हैं, तो उनके अंदर अच्छे संबंध विकसित होते हैं उन दोनों के बीच। नेक्स्ट है आपका छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है, ठीक है। अगर बच्चे बोलेंगे तो उनके अंदर की जो चीज़ें हेजिटेशन होती है ख़त्म होती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो आत्मविश्वास का भी विकास होता है। नेक्स्ट है छात्रों में विषय वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जिस टॉपिक पे आपने परिचर्चा किया है उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। और लास्ट है आपका छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, ठीक है। तर्क करते हैं अपने अपने चीज़ों के माध्यम से। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक और ये रहा आपका आज का क्लास, ठीक है। जो हमने 4 टॉपिक इसमें कवर किए हैं आपके। परिचर्चा हमने देखा है, कहानी देखा है आपके, ठीक है, और आपके लोक कथाएँ देखा है और रोचक प्रसंग देखे हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये सारे नोट्स चाहिए आपको तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम लिंक है हमारा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट। ओके, थैंक यू।